अस्सलाम वालेकुम। आप ग्लोबल इनसाइट देख रहे हैं, मैं नाहिद हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जजीरे के बारे में जिसको लेकर तुर्की और रोम के दरमियान में गाहे बगाहे ना सिर्फ जंग, झड़पें और बयानात का तबादला होता रहता है, बल्कि यूरोपियन यूनियन में भी तुर्की को बहुत सारी बातों का, बहुत सारी धमकियों का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम उस जजीरे के बारे में बात करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का बटन भी दबा लें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस के बारे में इल्म हो सके। जी, हम बात करेंगे आज कब्रस के बारे में, जिसको जो स्टूडेंट्स हैं IR के या CSS के या जो भी इंग्लिश में पढ़ते हैं वो साइप्रस इशू है, साइप्रस कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में उसके नाम से भी जानते हैं। कब्रस एक मुल्क है, एक जजीरा है जिसकी 80% आबादी जो है वो ये चाहती है कि इसको पूरे का पूरा कब्रस के तौर पे रखा जाए, और 20% वहाँ पे ऐसी आबादी है जो कि तुर्की के साथ मिलना चाहती है। ये कब हुआ, कैसे हुआ, इस पे हम बात करेंगे और मौजूदा सूरत हाल क्या है इस पे भी बात करेंगे, और एक नई डेवलपमेंट हुई है इस इशू पे, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस तारीख़ी जजीरे की। ये बहुत खूबसूरत एक शहर है, निकोसा इसका एक कैपिटल है, और डिफरेंट मज़ाहब के ज़ेर तसल्लुत रहा है मुख्तलिफ़ वक्तों में। ये अरबों के ज़ेर तसल्लुत भी रहा है, ये मुसलमान हुकूमतों के ज़ेर तसल्लुत भी रहा है, और ये रोम के बादशाहों के ज़ेर तसल्लुत भी रहा है। और इसका जो बहुत अच्छा एक जेस्चर है, जो तारीख़ हमें मिलती है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे महलात हमें मिलते हैं, खंडरात मिलते हैं जो वहाँ सैर करने के लिए लोग जाते हैं, या आप गूगल करके देखना भी चाहें तो बहुत खूबसूरत वहाँ पे बहुत अच्छे खंडरात हैं जो आप देखें तो वहाँ जाके पता चल जाता है कि इसकी तारीख़ कितनी रिच है। जनाब, ये तो मुख्तलिफ़ अदवार में ज़ेर तसल्लुत रहने की बात हो गई, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब ये बरतानिया की एक कॉलोनी के तौर पर भी रहा, जैसे पाकिस्तान और भारत रहे, जैसे और बहुत से ममालिक रहे, जैसे उसी दौर में सल्तनत उस्मानिया को भी ख़त्म किया गया, उसके ख़िलाफ़ भी जंग के लिए भी बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल किया गया। तो उस वक्त में ये बरतानिया की कॉलोनी के तौर पर रहा, और उस वक्त जितने लोग थे कब्रस के, उन सब ने मिलकर उस तसल्लुत से आज़ादी चाही थी। जैसे पाकिस्तान और भारत के केस में हुआ कि पाकिस्तान और भारत ने कॉलोनी से निकलने यानी बरतानिया के तसल्लुत से निकलने के बाद ये सोचा कि जो मुसलमान हैं उनके लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह कब्रस के जो मुसलमान हैं जो तुर्की की तरफ रहना चाहते हैं, उन्होंने उस कॉलोनाइज़ होने के बाद ये डिसाइड किया, ये सोचा कि हम लोगों को अलग होना चाहिए, हमें तुर्की की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो लड़ाई है, वो बहुत सारे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या हम जानने वाले, तारीख़ जानने की कोशिश करने वाले लोग हैं, वो सिर्फ इस एक कॉन्फ्लिक्ट इसको लेते हैं जो कि तुर्की और रोम के दरमियान में है, जबकि ये उसकी अंदर की पॉपुलेशन का कॉन्फ्लिक्ट है सबसे पहले। और वो कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा परवान चढ़ा कि 1950 की दहाई में ये तुर्की ने बाकायदा इसमें इंटरवीन किया, और इसके बाद जो 20% हिस्सा है उस पर 20% लोगों की जो तमन्नाएं थी उसके अकॉर्डिंग इस पे काबिज़ भी हुए। और जो मसाइल हैं अब उस पे आ जाते हैं हम। जो ज़ाहिर है, मैंने आपको बता दिया कि 80% आबादी है जो वो यही चाहती है कि ये पूरे का पूरा मुल्क हमारे पास रहे, लेकिन जो 20% आबादी है वो तुर्की की तरफ जाना चाहती है, और तुर्की ने इसको इन्वेड भी किया था, अपनी सल्तनत का हिस्सा भी बनाया। और उस ही बेस पर तुर्की बहिरा रूम, क्योंकि ये बहिरा रूम का जजीरा है, बहिरा रूम के पानियों में तेल की खुदाई के लिए जब अपनी ड्रिलिंग मशीन्स भेजता है तो यूरोपियन यूनियन को इस पे बहुत तकलीफ़ होती है, और उस तकलीफ़ की वजह से ही वो यूरोपियन यूनियन जो है वो कहती है तुर्की को कि आप अपनी हद में रहें, आप ये ना करें, आप वो ना करें। और बहुत एक खलीज है जो बन गई है तुर्की और यूरोपियन यूनियन के बीच में। आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन में फ़्रांस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ज़ाहिर है उसका इन्फ्लुएंस है, और उसके अलावा रोम जो है उसके साथ भी उसकी बहुत ज़्यादा गठजोड़ है। तो यूरोप जो है वो दूर होता जा रहा है तुर्की से, जबकि तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं
انہوں نے ہمیشہ یہ کہی ہے بات کہ ہم کوشش ہمیشہ یہ کرتے رہیں گے کہ ہم یورپین یونین کے ساتھ چلتے رہیں۔ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑے نامی گرامی جرمن چانسلر نے، ریٹائرڈ چانسلر نے آج یہ بات کہی ہے کہ ہم روس اور ترکی کو ساتھ ملائے بغیر ایک کامیاب اور پاورفل یورپ کے طور پر نہیں ابھر سکتے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ترکی کو الگ کرنے یا اس سے ڈسٹنس ہونے والے یہ سوچ لیں کہ بہت لمبا چوڑا پروسیس طے کیا گیا تھا ترکی کو یورپ میں شامل کرنے کا، اور وہ پروسیس سارا اس لیے کیا گیا تھا کہ یورپ خود اسٹرینگتھن ہوگا ترکی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے۔ اگر ترکی کو سائڈ پہ کیا جاتا ہے تو یورپ کمزور ہوگا، اور یہ یورپین یونین اور یورپ کے دیگر ممالک کو سمجھ لینی چاہیے بات۔ اس کے ساتھ ہی ناہید اختر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔